नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉवेल्स इन ऑडियो डॉट गौरव में। मित्रों, आपके सामने प्रस्तुत है वर्तमान समय के प्रसिद्ध राइटर दिव्य प्रकाश दुबे का एक बहुत ही चर्चित रोमांटिक नॉवल अक्टूबर जंक्शन। दिव्य प्रकाश दुबे की हर किताब बेस्ट सेलर रही है, चाहे वो मुसाफिर कैफ़े हो, चाहे अक्टूबर जंक्शन या फिर यार पापा। अक्टूबर जंक्शन सुदीप और चित्रा की कहानी है जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। और जैसा कि मित्रों आपको मालूम है कि हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छे अच्छे रोमांटिक उपन्यास प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जैसे गुलशनंदा, रानू, राजवंश आदि के उपन्यास जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सारे उपन्यास ऐसे हैं कि इन्हें किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो यंग एज का हो या फिर 50-60 से अबव भी हों, तो सभी के लिए ये बहुत ही सदाबहार नॉवेल्स हैं। इन्हें आप सुन सकते हैं। ऐसे नॉवेल्स आपको कहीं भी सुनने या पढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, ये आपको केवल हमारे चैनल पर ही मिलेंगे। यदि आपने इनको नहीं सुना है तो आप एक बहुत अच्छी स्टोरी मिस कर रहे हैं। तो मित्रों, प्रस्तुत है आपके सामने दिव्य प्रकाश दुबे का अक्टूबर जंक्शन का भाग 1। 10 अक्टूबर 2020, प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली। यूँ तो हिंदुस्तान में किताब का लॉन्च होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आने वाली किताब चित्रा पाठक की है, इसलिए दिल्ली में अच्छी खासी सरगर्मी है। चित्रा की उम्र है करीब 37-38 साल। उसकी पिछली 3 किताबें कुल मिलाकर 50 लाख से ऊपर बिकी हैं। जहां एक तरफ ऐसा लगता था कि किताब बेचने के मामले में चेतन भगत और अमीश त्रिपाठी को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा, वहीं चित्रा उनको लगातार टक्कर देने लगी है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा लिटरेचर फेस्ट, कोई ऐसा बड़ा कॉलेज नहीं है जहां चित्रा को नहीं बुलाया जाता। चित्रा को क्या पसंद है क्या नहीं, यह पूरी दुनिया को पता है। शहर की कोई भी पेज 3 पार्टी बिना चित्रा के पूरी नहीं होती। हर संडे उसका आर्टिकल पेपर में आता है। वह तो आर्टिकल लिखकर भूल जाती है, लेकिन उसके आर्टिकल पर सोशल मीडिया में तब तक डिस्कशन होता रहता है जब तक उसका अगला आर्टिकल नहीं आ जाता। चित्रा हर 10 अक्टूबर को कुछ न कुछ बड़ा अनाउंस करती है। चित्रा की किताब आए 1 साल से ऊपर हो गया था। कुछ महीनों से उसने आर्टिकल लिखना भी बंद कर दिया था। जिस दौरान चित्रा किताबों की दुनिया में अपनी जगह बना रही थी, उसी दौरान एक और लेखिका सुरभि पाराशर का नाम भी उभर कर आया। सुरभि पाराशर हिंदुस्तान की किताबों की दुनिया का ऐसा नाम है जिसको हर कोई जानता है। सुरभि की पहली किताब 3 पार्ट की एक सीरीज़ है। उस किताब के 2 पार्ट आ चुके हैं और तीसरे पार्ट का सबको इंतज़ार है। सुरभि का स्टाइल आजकल के सभी लेखकों से बिल्कुल अलग है। सुरभि बच्चों के लिए किताब लिखती है जिसको बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब पढ़ते हैं। मीडिया में यह भी माना जाता है कि सुरभि ने हिंदुस्तान का अपना हैरी पॉटर क्रिएट कर दिया है। किताब के 2 पार्ट आने के बाद से बच्चों से लेकर बूढ़े तक तीसरी किताब का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सुरभि पाराशर और चित्रा पाठक की हर बात एक दूसरे से अलग है, लिखने से लेकर लाइफ स्टाइल तक। कमाल की बात यह है कि सुरभि कहाँ रहती है, सुरभि की उम्र क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वह रहने वाली कहाँ की है, ये किसी को पता नहीं है। सुरभि की कोई फ़ोटो उसकी किताब के पीछे नहीं आती, ना ही वह कोई इंटरव्यू देती है, ना किसी इवेंट में बोलने के लिए जाती है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कई बार बुलाए जाने के बाद भी सुरभि ने जाने के लिए कभी हामी नहीं भरी। मीडिया में अक्सर ही खबर चलती रहती है कि कोई बड़ा राइटर सुरभि पाराशर के नाम से लिखता है। सुरभि की पहली ही सीरीज़ की तीसरी किताब का इंतज़ार उसके लाखों फ़ैन कर रहे हैं। सुरभि के पब्लिशर भी सुरभि के बारे में कोई जानकारी नहीं देते। जहां एक तरफ चित्रा को लिटरेचर के क्रिटिक कोई भाव नहीं देते, वहीं सुरभि पाराशर क्रिटिक्स की फेवरेट राइटर है। चूँकि सुरभि की किताबें भी लाखों में बिकती हैं, इसलिए चित्रा पाठक को सोशल मीडिया पर ट्रोल करने वाले हमेशा यही बोलते हैं कि अच्छा लिखकर भी लाखों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। वैसे चाहे चित्रा पाठक सुरभि पाराशर से ना चिढ़ती हो, लेकिन उनके फ़ैन आपस में हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ी देर हो रही थी।
लोगों में सरगर्मी बढ़ती जा रही थी। चित्रा के कुछ फैन इस उम्मीद में वहां पहुंचे हैं कि वे अपनी किताब पर ऑटोग्राफ ले सकें। चित्रा अपनी टीम के साथ हॉल में पहुंची। चित्रा की हर बात किसी बड़ी हीरोइन वाली थी। उसने गॉगल पहन रखे थे। शिफॉन की साड़ी उस पर बहुत सूट करती है। उसकी स्टाइल में कई औरतें साड़ी पहनने की कोशिश करती हैं। चित्रा के बाल छोटे हैं। चित्रा से जब कोई रिपोर्टर सवाल करता है तो वह ऐसे देखती है जैसे आदमी की आत्मा तक का एक्सरे कर लेगी। एक कोट पैंट टाई पहना हुआ 40 साल का आदमी आगे आकर लोगों को चुप करवाना शुरू करता है। अपने स्टाइल से यह आदमी चित्रा का मैनेजर लगता है। आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। चित्रा की टेबल पर पानी की बोतल है, माइक है और एक कप में चाय रखी है। चित्रा पानी पीकर 10 सेकंड का पॉज लेती है और पूरे कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक देखकर बोलना शुरू करती है। इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सभी लोगों का आने के लिए शुक्रिया। चित्रा ने बोलना शुरू ही किया था कि इतने में फिर से शोर शराबा बढ़ना शुरू हो जाता है। हर किसी के पास चित्रा के लिए अलग सवाल है। अगली किताब किस बारे में है? वह अगली छुट्टी बनाने कहाँ जाने वाली है? उसकी किताब पर कौन फिल्म बना रहा है? वह आजकल किसको पढ़ रही है? चित्रा आजकल किसको डेट कर रही है? इतने में पीछे से कुछ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप एक साथ चिल्लाता है, चित्रा वी लव यू। चित्रा का मैनेजर बीच में आकर सबको चुप रहने के लिए कहता है। चित्रा माइक को अपने पास खींचकर कहती है, मुझे आप लोगों से एक कन्फेशन करना है। चित्रा कभी कन्फेशन जैसा कमज़ोर शब्द बोलेगी, इस बात का यकीन कर पाना मुश्किल है। चित्रा ने जो भी किया है डंके की चोट पर किया है। हॉल में बैठे लोगों की आंखों में सवाल ही सवाल हैं, जिनके जवाब केवल चित्रा के पास हैं। चित्रा के सामने बैठे एक बुजुर्ग की आंखों में देखती है। ये बुजुर्ग चित्रा के साथ ही हॉल में आए थे। वे बुजुर्ग चित्रा की ओर देखकर हामी में अपना सिर हिलाकर जैसे चित्रा को हिम्मत देते हैं। चित्रा चाय का एक सिप लेकर बोलना शुरू करती है। मैं हर 10 अक्टूबर को अपनी नई किताब के बारे में अनाउंस करती हूँ। आज भी मैं एक नई किताब के बारे में आप सबको बताने वाली हूँ, लेकिन वो किताब मेरी नहीं बल्कि सुरभि पाराशर की है। एक सच जो आज पहली बार दुनिया के सामने आ रहा है, और वो ये कि सुरभि पाराशर और चित्रा पाठक एक ही हैं। चित्रा के इतना बोलते ही पूरे हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। उन बुजुर्ग ने चैन की सांस ली और अपनी पीठ कुर्सी पर पीछे टिका दी। चित्रा आगे बोलना शुरू करती है, लेकिन सुरभि पाराशर और चित्रा पाठक केवल किताब के पार्ट 3 में एक हैं। मैंने सुरभि की किताब के पहले 2 पार्ट नहीं लिखे हैं। सुरभि को कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानती थी। जब मैंने यह सच बता ही दिया है तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि मैंने केवल किताब के पार्ट 3 का आधा हिस्सा लिखा है। मैं यह भी बता देना चाहती हूँ कि सुरभि पाराशर नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि सुरभि पाराशर के नाम से सुदीप यादव ने सारी किताबें लिखी हैं। कमरे में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है, लेकिन चित्रा अपना बोलना जारी रखती है। सुदीप कौन है ये आप सब लोगों को पता है। आप थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आएगा कि सुदीप यादव, जिसने आज से 10 साल पहले अपनी कंपनी bookmytrip.com से धूम मचा दी थी। सुदीप के ट्विटर पर 50 लाख फॉलोअर थे। सुदीप दुनिया के वंडर अंडर 30 की लिस्ट, यानी 30 साल से कम उम्र में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लोग थे, उस लिस्ट में अपनी जगह बना ली थी। अपनी कंपनी के अलावा वे दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट भी करता था। सुदीप यादव के साथ 1 मिनट लिफ्ट में जाने के लिए भी लोग बेचैन रहते थे। 1-2 बार उसने लिफ्ट में मिले हुए किसी लड़के से आइडिया में तुरंत इन्वेस्ट कर दिया था। क्रिकेट में जो जगह सचिन की थी, वो स्टार्टअप की दुनिया में सुदीप यादव की थी। किसी भी कॉलेज का कोई लड़का अपना स्टार्टअप शुरू करने का सपना देखता था तो वह सुदीप यादव को अपना आइडियल मानता था। देश की बड़ी से बड़ी मॉडल और हीरोइन सुदीप यादव के साथ डेट करने के लिए तैयार थी। यह वही सुदीप यादव है जो सुरभि पाराशर के नाम से किताब लिख रहा था। चित्रा ने इतना कहकर पानी पिया। सुदीप ने किताब का 3rd पार्ट खुद पूरा क्यों नहीं किया? आप सुदीप को कैसे जानती हैं?
ये किताब के लिए पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है? आप सुरभि पाराशर से चिढ़ती हैं? सुदीप यादव आज यहाँ क्यों नहीं आया? सुदीप यादव कहाँ है? क्या सुदीप यादव किसी सुरभि पाराशर नाम की लड़की से प्यार करता था? सुरभि और आपके बीच अफेयर है? चित्रा के इतना बोलने के बाद कमरे में सवाल कम नहीं हुए थे, बल्कि सवाल और बढ़ गए थे। सब सवालों के जवाब केवल चित्रा के पास थे। आज जो चित्रा लोगों के सामने थी, वह अभी तक की अपनी पब्लिक अपीयरेंस से बिल्कुल अलग थी। आज बड़े से बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठी चित्रा और 10 साल पहले की चित्रा में कोई फर्क नहीं था। वह चित्रा जो आज से ठीक 10 साल पहले बनारस गई थी। अक्टूबर 2010। बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपने भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौट जाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का और कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं, वो सब कुछ लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक। चूंकि चित्रा और सुदीप को कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों 80 घाट पर मिलते हैं। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिज्जेरिया कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिज्जेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे। यह कहानी शुरू ही न हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है, रोज़ तमाम कहानियाँ ऐसे ही वे लोग शुरू करते हैं जिनको कभी पता ही नहीं चलता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा हैं। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफ़े की टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दो लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल ना पूछा होता तो शायद यह कहानी शुरू ही नहीं होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ ट्रू, कहाँ अटक गई हैं आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। सुदीप ने कहा, इट्स ओके, मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ। कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही। यहाँ BHU में कविता का इवेंट था, वहाँ से इनविटेशन आया तो सोचा शायद बनारस में मोक्ष को तो सभी को मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था। कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया, कल ही फ्रेंड की शादी थी। बनारस चढ़ने में टाइम लगता है, चित्रा ने कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन
पहुंच कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये लाइन आखिरी मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े ही जाएगा। वेल, मैं बस इतना बोलूँगी, 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाएंगे। दोनों आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूंकि भीड़ बहुत थी, तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर हंसा। कमाल है, मुझसे कोई बात ऐसे नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर? शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ? मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं। एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली, और तुम्हारा? मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम? लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तो तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले एमबीए टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अब कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। वॉट? आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम ये बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ। शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी। पूछो, नाम क्या है तुम्हारा? अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ। सुदीप यादव। 1 मिनट 1 मिनट। सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है। तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ। बुक माई ट्रिप। तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम से पहले द लग गया है। मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज़्ज़ा खा रहा है, तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज़्ज़ा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा। मैंने पेपर में पढ़ा है तुम्हारे बारे में, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम ही नहीं रहता। तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज़्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बनाकर भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज़्ज़ा खा रहा है, और मैं उससे कोई फालतू सी बोरिंग बात कर रही हूँ। बताया ना, मैं एक दोस्त की शादी में आया था, और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक भी ले लिया है। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रेस्क्राइब की थी। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ज़्यादा ही पर्सनल नहीं हो रही? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप सवाल पूछने लगे। सुदीप ने अपना पिज़्ज़ा ख़त्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने एमबीए किया है और मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में आर्टिकल पढ़ा था कभी,
बस आज मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है मेरा। और तुम्हारा? क्या फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना तो भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहां वह उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिख रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन वह दिखा नहीं। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटांग भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छी लगती हैं, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद न होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा हुआ था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वह कहीं दिखा नहीं। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी एक नोटबुक में कुछ लिखने लगी। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना दिल तो बच्चा है जी चल रहा था। लाइट ऑफ करके वह नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तब टीवी पर मुन्नी बदनाम हुई चल रहा था। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा है कि ऑफिस में से सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो वो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 5 बजे वेकअप कॉल देने के लिए कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही मुन्नी बदनाम हुई गाना बजना शुरू हुआ। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा। उधर चित्रा अभी तक सो चुकी थी। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस को आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश की। वह टहलते हुए 80 से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुक रुक कर लोगों को बातें भी सुनने की कोशिश कर रहा था। पूरी दुनिया से आए हुए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसको पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी, लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनको कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन बनारस की खूबी भी यही है कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसको समझना होता है।
पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम, दिस इज बनारस। बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़के ने भी पंडे के सीने पर हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पर लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपी नोट, लैक्स रुपीज ब्लेसिंग्स इन 100 रुपी ओनली। सुदीप थोड़ा सा आगे बढ़ा। उसको शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोग दिखे। बाल काटते काटते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहन सोनिया के पपेट हो, जय 2019 चुनाव बदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी तो बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाए हैं, राजनाथ के बरस के ना है। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थी। वह वहीं दशावमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसके बैठते ही उसको कुछ पंडों ने पूजा पाठ के लिए घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल गांजा चाहिए? एकदम A1 माल है सर। सर पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार माल मारेंगे सीधे भोलेनाथ से कांटेक्ट हो जाएगा। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का सा धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम भोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे सेव किए। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट के बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सिगरेट ने हिट नहीं किया था। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे पड़ा रहा। जब वह कमरे से बाहर निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला, वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर जाता था कि उसको पता नहीं था कि घाट के किस हिस्से में है। लोगों से पूछकर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लग रही थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी, जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस बहुत बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई तो 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थीं। वह 100 रुपए का नोट देखकर नाराज हो गईं। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपए रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस लौट आया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। 9 अक्टूबर 2010 शाम 6 बजे, 80 घाट बनारस। सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्की सी चौंकी और बोली, ओ द सुदीप यादव जी, सवाल बाद में बताओ। ये बताओ कि चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी पाए कि नहीं? हाँ, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद करोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती
तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैसा लग रहा है बनारस तुम्हें? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा लगा आज। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज इसी टाइम 80 घाट पर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है यहाँ। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ से चाय की चुस्की लेते हुए पूछा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज़ पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बाकायदा सुड़ककर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मज़ा सुड़ककर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी हो चुकी थी। घाट पर बैठें, सुदीप ने कहा। वैसे तुमको यह तो नहीं लग रहा कि मैं शेप हो रहा हूं? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढना हो तो तुम प्लीज़, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी, डोंट वरी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह के हाई प्रोफाइल टाइप तुम हो, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। नहीं मानूंगी। अब बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक किताब पढ़ी है, वॉट वी टॉक अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट रनिंग। मुझे बड़ा सही लगा था पढ़कर कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफ़े बंद करके फुल टाइम लिखने का फ़ैसला किया। मुझे यह चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज़ बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर शुरू से शुरू कर सकते हो? पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि मैं 35 साल की उम्र तक रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वे सुनना चाहते थे। आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बढ़े हुए थे। उनके पैर गंगा की गीली रेत को छू रहे थे। जितना हिस्सा गीला हो रहा था, उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो, ऐसी शामें कभी कभार आती हैं जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दें। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी करती है कि बजाय कभी कोई यह क्यों नहीं बोलता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोशिश ना करना ही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चले जाने का सोचा तो देखा चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसू के बारे में पूछना ठीक नहीं लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चला जाता हूँ, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है। मैं परसों तक यहाँ रुक रहा हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा। अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा। सुदीप ने पलटकर चित्रा को देखा। 10 अक्टूबर 2010। अगले दिन सुदीप अपने प्रोग्राम के हिसाब से सारनाथ घूमा। वह बनारस क्यों आया था, इसकी सही वजह यह थी कि आजकल अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत पैनिक करने लगा था। वो आजकल एंटी डिप्रेशन दवाइयाँ ले रहा था। उसको एक डॉक्टर ने सलाह दी थी कुछ दिन वह अपने आप को इस दुनिया से एकदम काट ले। सुदीप के बारे में कुछ बताता चलूं कि सुदीप ने किसी आईआईटी या आईआईएस से पढ़ाई नहीं की थी, बल्कि वो 12वीं क्लास तक ही पढ़ा था। ग्रेजुएट भी नहीं था।
सुदीप बचपन से मैथ्स में बहुत अच्छा था। ओलंपियाड में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। उसको मैथ्स के नंबर ऐसे समझ आते थे जैसे कि नंबर ना होकर लोग हों जिनकी शक्ल वह पहचानता हो। सुदीप को अखबार में आने वाले कंपनी के शेयर प्राइस याद हो जाते थे। वह शेयर वाले पन्ने को घंटों पढ़ता था। धीरे धीरे उसका शेयर में इतना इंटरेस्ट बढ़ गया कि दलाल स्ट्रीट नाम की मैगजीन लखनऊ में सबसे पहले खरीदकर पढ़ लेता था। जितना भी कुछ ऑनलाइन मिलता वह सब कुछ पढ़ जाता। वह शेयर मार्केट में बिना पैसा लगाए भी इसको गेम की तरह खेलता कि अगर उसने इतने पैसे लगाए होते तो कितने हो जाते। उसने अपने दोस्तों से पैसे उधार लेकर मार्केट में पैसे लगाना शुरू किया और धीरे धीरे इस खेल का बड़ा खिलाड़ी हो गया। 12th के बाद 2 साल तक वह आईआईटी जेईई की तैयारी का बहाना बनाकर शेयर में खेलता रहा। उसने यह सब इतना चुपचाप किया कि घर पर किसी को पता नहीं चला। उन 2 सालों में एक ऐसा पॉइंट आया कि उसको लगा कि किसी भी कॉलेज जाकर वह अपना टाइम बर्बाद करेगा। वह आगे पढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। जैसे ही यह बात उसने अपने घर पर रखी, उसके पापा ने उसे बात करना बंद कर दिया। सुदीप को शेयर का इतना चस्का था कि उसको लगा कि लखनऊ में रहकर वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। वह घर वालों को नाराज छोड़कर मुंबई पहुंच गया। जिस समय उसके दोस्त कुछ लाख रुपए के सालाना पैकेज की नौकरी के इंटरव्यू दे रहे थे, उस समय तक सुदीप कई कंपनियों में शेयर इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा चुका था। उसने जो कुछ भी बनाया था उसके लिए दिन रात कोई मेहनत नहीं की थी। एक समय के बाद वह शेयर मार्केट से पैसे कमाने से भी बोर हो गया। वह अपना सारा ध्यान कहीं एक जगह लगाना चाहता था। उसने अपनी सेविंग के पैसे से बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी शुरू कर दी। साल 2008 में जब दुनिया भर के कई कंपनियां बंद हुई, उसी दौरान शेयर मार्केट क्रैश कर जाने से सुदीप को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। उसने ज़्यादातर पैसा ऐसी कंपनियों में लगाया था जो क्रैश में बिल्कुल बंद होने के कगार पर चली गई थीं। ले देकर बुक माई ट्रिप नाम की कंपनी में उसका मन लगता था, इसलिए अभी बस उसी पर फोकस कर रहा था। अगर वह यह एक कंपनी को अगले 2-3 साल चला ले गया तो वह अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगा। उसको पहले से दिखता था कि पूरी दुनिया और हिंदुस्तान में लोगों का ट्रैवल को लेकर उत्साह बढ़ने वाला है। आगे आने वाले कल में लोग साल भर पैसे इसलिए बचाएंगे कि वे खूब घूम आएं। खैर, यह तो हुआ सुदीप के बारे में। अब कहानी पर लौटते हैं। अपने होटल का नंबर देने के बाद सुदीप को थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि शायद चित्रा का कॉल आए। वह चित्रा के रोने की वजह जानना चाहता था, इसलिए नहीं कि वह उसकी कुछ मदद कर पाए, बल्कि इसलिए कि कम से कम उतनी देर तक उसका ध्यान कहीं और लगेगा। हम इतनी झूठी जिंदगी जी रहे हैं कि हम दूसरों को चुप करवाते हुए अपने आप को भी चुप करवाते रहे होते हैं। चुप कराने से जब सामने वाला चुप हो जाता है और बेचैनी और बढ़ जाती है कि हम खुद कहाँ जाकर रोएं और हमें चुप कौन कराएगा। खैर, चित्रा का फ़ोन आया नहीं। सुदीप के शेड्यूल के हिसाब से बनारस में आज उसकी आखिरी शाम थी। वह जाने से पहले फिर से 80 घाट पर पहुंचा। पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में उसने नींबू और शहद पानी ऑर्डर किया और बैठकर घाट की तरफ होती हलचल में खोने लगा। जब थोड़ी देर में घाट से ध्यान हटाकर उसने कैफ़े के अंदर देखा तो चित्रा सामने वाली टेबल पर दिखी। उसने वहीं से हाथ हिलाया। चित्रा ने उसको देखा और हाथ हिलाया। सुदीप वहां से उठकर चित्रा की टेबल पर पहुंचा और बैठने से पहले पूछा, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ज़रूर, पूरा कैफ़े खाली है वैसे। यह बोलकर चित्रा हंस दी। उसकी हंसी फैलकर सामने ठहरी हुई गंगा में शाम के साथ घुल गई। तो कैसा रहा तुम्हारा ब्रेक? ठीक ठाक। तुम्हारा रोना पूरा हो गया? हाँ, पूरा हो ही गया। मैं कल जा रही हूँ। मैं भी। किताब पूरी करना तो मुझे भेजना। ज़रूर। तुम क्यों रो रहे थे उस दिन घाट पर? मैं कहाँ रो रहा था? बकवास मत करो। मैं किसी से नहीं बोलूँगी। लंबी कहानी है। कल शाम 5 बजे की फ़्लाइट है मेरी। तब तक तो बहुत टाइम है। इससे ज़्यादा लंबी कहानी थोड़ी ही होगी तुम्हारी, और होगी भी तो तुम्हारे लिए एक टिकट कराना कौन सा बड़ा काम है। चित्रा ने अपने पिज्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए कहा।
पिज्जेरिया से निकलकर दोनों थोड़ी देर घाट पर बैठे। बैठे रहने के दौरान ज़्यादा कुछ बातें हुई नहीं। दोनों में से किसी को ऐसा लगा भी नहीं कि बातें खत्म हो गई हैं, बस इसलिए कुछ भी बोलते चले जाएं। करीब 1 घंटे बैठे रहने के बाद सुदीप ने चित्रा से अपने होटल के रूम पर चलने के लिए पूछा। चित्रा चलने से पहले बहुत थोड़ा सा झिझकी। हालांकि सुदीप के पास टैक्सी थी, लेकिन फिर भी घाट से निकलकर दोनों ने ऑटो किया। सुदीप होटल ताज में रुका हुआ था। ऑटो वाले ने ताज सुनकर बहुत ज़्यादा पैसे मांगे। सुदीप पैसे देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन चित्रा ने ऑटो वाले को हड़का दिया। सुदीप ने कहा भी कि क्या फ़र्क पड़ता है। चित्रा बोली कि अपने आराम के लिए बाकी लोगों के लिए रेट खराब नहीं करना चाहिए। सुदीप यह सुनकर याद करने लगा कि अभी तक की जिंदगी में उसने कभी मोलभाव किया ही नहीं है। जब ऑटो लंका से निकल रहा था तो यूनिवर्सल बुक शॉप पर चित्रा ने ऑटो रुकवाया। दुकान में अंदर जाते ही चित्रा ने बिना एक भी मिनट गवाए मुराकामी की किताब काफ़ा ऑन द शोर खरीदी। उसके पहले पन्ने पर उसने लाल रंग से पेन से लिखा, विद लव लक एंड लाइट। इसके नीचे अपना ऑटोग्राफ स्टाइल में नाम लिखा और तारीख डाली, 10 अक्टूबर 2010। ऑटो में बैठते ही चित्रा ने सुदीप की तरफ किताब बढ़ाई। सुदीप ने किताब को उल्टा पुल्टा और कहा, मेरी लाइब्रेरी में मुराकामी की सारी किताबें हैं, तुम ये वाली रख लो, अपनी लाइब्रेरी वाली तुम मुझे दे देना। यह कहते हुए चित्रा ने किताब का पहला पन्ना खोलकर सुदीप को दिखाया। आज 10/10/10 है। ऐसा दुनिया के कुछ हिस्सों में माना जाता है कि आज का दिन शादी के लिए बहुत लकी होता है। सुदीप ने कहा, तुम मानते हो ये सब? चित्रा ने किताब बंद करके सुदीप के हाथों में थमाते हुए कहा, कभी कभी। मेरी तो शादी हो चुकी है, पहले पता होता तो आज के दिन ही शादी करती। चित्रा ने ऑटो वाले को चलने के लिए इशारा करते हुए कहा। सुदीप को शादी वाली बात से जितना चौंकना चाहिए था, उससे थोड़ा सा कम चौंका। यहाँ पर चित्रा के बारे में यह बताना ज़रूरी हो जाता है कि चित्रा ने आधी बात ही बताई सुदीप को कि उसकी शादी हो चुकी है। चित्रा का शादी के बाद डिवोर्स हो चुका था, वह भी 2 साल पहले। वह बनारस किसी कविता के इवेंट के लिए नहीं आई थी, बल्कि अपना मैरिज एनिवर्सरी के दिन वो शहर में नहीं रह पाती थी। पति सही में कोई बुरा नहीं था उसका, बस कुछ लोगों के साथ नहीं मामला सेट हो पाता तो नहीं हुआ। चित्रा और उसका पति दोनों कॉलेज में साथ थे। उनकी लव मैरिज हुई थी। चित्रा ने एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 साल नौकरी भी की थी। अब वैसे भी दुनिया में डिवोर्स होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, डिवोर्स न होना ज़्यादा बड़ी बात है। चित्रा बचपन से भी कुछ न कुछ लिखने की शौकीन थी। चित्रा का कोई भी ऐसा दोस्त नहीं था जिसके साथ उसके संबंध अच्छे रहे हों। वह कभी न कभी किसी न किसी बात पर लड़ लेती थी। थोड़ी मुंहफट थी तो यह बात सबको अच्छी नहीं लगती थी। चित्रा को सब कुछ चाहिए था, नाम और पैसा, जिसके लिए वह बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहती थी। उसका पति चूँकि इकलौता बेटा था, इसलिए डिवोर्स के बाद चित्रा को ठीक ठाक पैसा मिल गया था। लेकिन पैसा इतना नहीं था कि चित्रा अपनी पूरी ज़िंदगी काट सके। वह सोचती थी कि किताब लिखकर वह अमीर भी बन जाएगी और पैसे भी कमा लेगी। 2 साल से अपनी किताब पूरी न कर पाने की वजह से वह ज़िंदगी में ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड थी। खैर, चित्रा के बारे में जान लेने के बाद हम ऑटो में लौटते हैं, जहां चित्रा और सुदीप होटल की तरफ जा रहे हैं। वे ताज में रूम में जाएंगे या रेस्टोरेंट में देखते हैं, लेकिन उससे पहले ऑटो वाले ने मनोज तिवारी का गाना बदलकर लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो चला दिया। गाना बदलते ही ऑटो के अंदर का माहौल भी बदल गया था। चित्रा को पता था कि होटल रूम में जा रही है। चित्रा ने सुदीप से पूछा, क्या पीते हो तुम? मैंने पीना बंद कर दिया है, एलर्जी होती है। तुम क्या पीती हो? विस्की, लेकिन कभी कभार, जब बहुत खुश होती हूँ या बहुत दुखी। ऐसे केवल पीने के लिए नहीं पीती। ऑटो ताज के बाहर रुका। चित्रा ने फटाफट अपने पर्स से निकालकर पैसे दिए। सुदीप ने पैसे देने के लिए अपनी जेब टटोली, लेकिन तब तक चित्रा ने पैसे दे दिए थे। उसको जेब टटोलते देख चित्रा ने बोला,
कि वह बाद में कभी कहीं कॉफ़ी पिला दे, हिसाब बराबर हो जाएगा। दोनों होटल के अंदर घुसे। गेट पर खड़ी सिक्योरिटी ने दोनों को थोड़ी अजीब नज़र से देखा। सुदीप ने पूछा भी कि हम लोग रेस्टोरेंट में बैठ सकते हैं। चित्रा ने ही कहा कि आराम से रूम में बैठते हैं। सुदीप को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अजीब नहीं लगता अगर उसको पता ना होता कि चित्रा की शादी हो चुकी है। ऐसे तो लड़कियों के साथ रुकना सुदीप के लिए कुछ नया नहीं था। वैसे भी बहुत सी लड़कियां उसको मिलती थीं। वे उससे ज़्यादा उसके पैसे में इंटरेस्टेड थीं। यह बात सुदीप को भी अच्छे से पता थी। सुदीप के लिए लड़कियों के साथ सोना या रुकना ऐसा कोई लाइफ का बड़ा सवाल नहीं था जिसके बारे में उसे एक सेकंड भी सोचना पड़े। कमरे में जाते ही चित्रा ने टीवी ऑन कर दिया। सुदीप वॉशरूम में मुंह हाथ धोने चला गया। शीशे के सामने उसने आप को थोड़ी देर तक देखा। वह कुछ नहीं सोच पा रहा था। जब वह वॉशरूम से लौटा तो चित्रा आराम से बिस्तर पर टेक लगाकर पसर चुकी थी। सुदीप ने पूछा, क्या क्या ऑर्डर करना है? बस कुछ खाने का कर दो, दारू है मेरे पास। यह कहते हुए चित्रा ने अपने बैग की तरफ इशारा किया। क्या बात है, दारू बैग में लेकर चलती हो? अरे नहीं, आज बहुत अच्छा दिन है, इसलिए सोचा कि आज पी जाएगी। ऐसा क्या है आज? कहानी का एंड मिल गया। वैसे भी अकेले पीती बैठकर इससे अच्छा है कंपनी मिल गई। लेकिन मैं तो पीऊँगा नहीं, मुझे एलर्जी होती है। ऐसा है, एलर्जी की दवा भी है मेरे पास। दारू पी लो फिर खा लेना, एक दिन में ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। चित्रा ने इतना कहने के बाद सुदीप पर थोड़ा सा भी जोर नहीं डाला। जोर डाला होता तो वह शायद नहीं पीता। लेकिन चित्रा ने इस स्टाइल में पूछा कि सुदीप के मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अगले 5 मिनट में दोनों पहला चीयर्स कह चुके थे। चीयर्स टू योर बुक, सुदीप बोला। तो अब बताओ, उस दिन तुम क्यों रो रहे थे? तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं कहाँ रो रहा था। देखो बेटा सुदीप, ऐसा है, माना तुम बड़े बिजनेसमैन होगे, लेकिन मैं भी छोटी मोटी ही सही राइटर तो हूँ। अब कौन रो रहा है पता चल जाता है। नाटक मत करो और बताओ। इसके बाद सुदीप यादव ने अपनी पूरी राम कहानी सुनाई। सुदीप की कहानी में कोई हीरोइन नहीं थी। उसके पास टाइम नहीं था इन सब के लिए। उसके बहुत कम दोस्त थे। जो थे भी वे उसके पैसे की वजह से दूर हो गए थे। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे थे जो हमेशा उसको ज़मीन पर रखते थे। जब भी उसको लगने लगता कि उसने ज़िंदगी में बहुत नाम और पैसा कमा लिया है तो वह अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता और उसको बोलता था कि वह उसे गाली दे। सुदीप को पता था कि आसमान में है, लेकिन वह एक पाँव ज़मीन पर रखना चाहता था। इसलिए वह बड़ी बड़ी पार्टी में बोर होता था, क्योंकि 99% लोग जो उससे मिलते थे उसको अपना आइडिया बेचना चाहते थे। वह अब तक एक भी बिजनेस पर टिका नहीं था। इसलिए 2008 के शेयर मार्केट क्रैश के बाद वह बस अपनी वेबसाइट बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट बनाना चाहता था। वह एक जगह फोकस करना चाहता था। उसको लगता था कि हर कंपनी बस उसने खरीदी बेची है। खुद कभी लगकर कोई ऐसी कंपनी खड़ी नहीं की जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हो जाए। सुदीप अपने आप को ये प्रूव करना चाहता था। 2008 में अमेरिका में बड़े बैंक बंद हो रहे थे। इस चक्कर में पूरी दुनिया की हर इकॉनमी पर इसका असर पड़ा था। लोगों ने ट्रैवल कम कर दिया था। अभी ऑनलाइन पेमेंट करने में लोगों को उतना भरोसा नहीं था। इसलिए भी सुदीप की वेबसाइट का ट्रैफिक नहीं बढ़ रहा था। उसकी कंपनी की वैल्यू करोड़ों में थी। उसको कुछ लोग पैसे देकर कंपनी में शेयर लेना चाहते थे, लेकिन सुदीप को लगता था कि अगर बाहर से पैसा लगा तो उसको बाहर वालों की बात को भी सुनना पड़ेगा। दिक्कत यह थी कि अभी सुदीप का बिजनेस जिस स्टेज में था वहाँ बिना और पैसा डाले बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता था। मैं बनारस इसलिए ही आया था कि शांति से बैठकर सोच पाऊँ कि मुझे अपने शेयर बेचने हैं कि नहीं। सुदीप ने शाम को तीसरा पैक खत्म करते हुए कहा। क्या सोचा है तुमने? मन तो नहीं है, लेकिन आगे बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। वो बिना शेयर बेचे आएंगे नहीं। इतनी बातचीत में बात 4 पैक तक आ चुकी थी। सुदीप ने उठकर सामने शीशे से पर्दा हटा दिया। होटल के कमरे से अक्सर शहर झिलमिलाते हुए सुंदर दिखता है।
सुदीप 5 मिनट तक कमरे की खिड़की से बाहर सड़क पर और आसमान में देखता रहा। सुदीप जब पर्दा हटाकर घूमा तो न केवल उसकी आंखों में बल्कि गालों पर भी आंसू थे। चित्रा ने बढ़कर उसको गले लगाने का सोचा, लेकिन लगाया नहीं। हालांकि यह वो मोमेंट था जब चित्रा सुदीप के पास आ सकती थी, उसको कुछ पूछ सकती थी, बता सकती थी, वह गले लगा सकती थी, उसको समझा सकती थी कि कोई बात नहीं, सब एक दिन ठीक हो जाएगा। सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद पर एक नहीं न जाने कितनी दुनिया चल रही है। चित्रा वहीं बेड के पास पड़े टॉवल को उठाकर सुदीप को दे सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चित्रा ने एक बार फिर सुदीप को गले लगाने का सोचा और तौलिया उठाकर आगे कर दिया। सुदीप ने तौलिया से अपना चेहरा ढक लिया। सुदीप ने अगर अपने चेहरे को ढका नहीं होता तो चित्रा कभी उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं कर पाती। चित्रा ने सुदीप को गले लगा लिया। सुदीप और चित्रा एक दूसरे को गले लगाए वैसे ही कुछ देर खड़े रहे। हम कुछ काम क्यों नहीं करते और एकदम वही काम क्यों कर लेते हैं, इसकी कोई ठोस वजह कभी किसी को पता नहीं चलती। एकदम हमारे अंदर वह कौन है जो बोल देता है कि रुको मत, आगे बढ़ो, कुछ नहीं होगा। हमारे अंदर वह कौन है जिसको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। इसलिए शायद कहा जाता है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम सब लोग पहले से प्रोग्राम किए हुए वीडियो गेम का हिस्सा हैं, जो चाहे गेम जीते या हारे, एक दिन बोर होकर कोई हमारी पावर सप्लाई बंद कर देगा। इसके बाद बहुत देर तक सुदीप चुप नहीं हुआ। वह फफक फफक कर बच्चों जैसे रोता रहा। आसपास देखकर पता ही नहीं चलता कौन कितने आंसू लेकर भटक रहा है। हमें सामने वाले का सब कुछ पता होता है, बस आंसुओं का हिसाब किताब कोई करता ही नहीं। दुनिया आंसुओं का हिसाब किताब कर लेती तो जीना थोड़ा आसान हो जाता। चित्रा ने सुदीप को चुप करवाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। चित्रा की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वह जोर से रोना नहीं चाहती थी। सुदीप के रोने की वजह से चित्रा का गला भी भीग चुका था। रोते हुए सुदीप की नाक वैसे ही बह रही थी जैसे सबकी बहती है। सुदीप को रोकने के कुछ देर बाद एहसास हुआ कि वह ऐसे रो क्यों रहा है। कहानी में हीरो के रोने से कहानी कमज़ोर पड़ती है, नहीं तो हीरो। मैंने पहले ही बता दिया था कि इस कहानी के हीरो में वो सारी कमियां हैं जो सब में होती हैं। वह अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने के बाद भी परेशान है। सुदीप अगर यहाँ नहीं रोता तो वह चित्रा उसे गले ना लगाती। चित्रा अगर उसे गले ना लगाती तो उसके गले से लेकर उसका टॉप तक नहीं भीगता। अगर यह सब नहीं होता तो चित्रा और सुदीप एकदम से इतने पास नहीं आए होते। सुदीप को 4 पैग भर रोने के बाद समझ आया कि वह बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब उसको चित्रा के पास से उठ जाना चाहिए। उठने से पहले उसने कहा, तुम ये सब किसी कहानी में तो नहीं लिखने वाली? चित्रा ने बड़ी ईमानदारी से कहा, पता नहीं, लेकिन सीन अच्छा है। फिर दोनों हंस पड़े। सुदीप के जाने से पहले चित्रा वॉशरूम गई। उसने अपना मुंह धोया और ठीक उतनी देर अपने चेहरे को शीशे में देखा जितनी देर सुदीप ने देखा था। वॉशरूम के शीशे ने वो शक्ल देखी जो चित्रा छुपा रही थी। सुदीप अब तक बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। उसने टीवी अनम्यूट किया। वहाँ अनजाना अनजानी फिल्म का गाना तुझे भुला दिया चल रहा था। तुम किस लिए रो रही थी उस दिन? बस यार ऐसे ही। मेरी लाइफ में इतने बड़ी टेंशन नहीं है तुम्हारे जैसे। फिर भी पति कैसा है तुम्हारा? बहुत अच्छा था मतलब 2 साल पहले डिवोर्स हो चुका है। डिवोर्स हो चुका है? फिर रो क्यों रही थी? सुदीप ने हल्का सा मजाकिया अंदाज में पूछा। पति के लिए थोड़ी कोई रोता है यार। अच्छा पति नहीं मिला तो छोड़ दो, आगे बढ़ो, उसमें क्या है? लड़कियों के लिए इतना आसान होता है क्या? फिर रो क्यों रही थी? मुझे ऐसे ही रोना आ जाता है, बिना किसी वजह के। पक्का? हाँ पक्का। कुछ खाने का ऑर्डर कर दो। खाना खाने के बाद बताना क्यों रो रही थी। चित्रा मना कर सकती थी कि उसे नहीं बताना कि वह क्यों रो रही थी, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने कहा, कल सुबह सुबह घाट पर नाव में बताऊंगी। बोलो चलेगा तुम्हें? एक दिन में एक का ही रोना काफी नहीं है। सुदीप तुरंत तैयार हो गया। सुदीप के मन में आया कि वह पूछे कि रात के 1 बज चुके हैं। वह इतनी रात अपने कमरे पर जाएगी, सुबह वह उसको वहां से ले लेगा।
सुबह वह उसको कहाँ से लेगा? चित्रा इतना कुछ नहीं सोच रही थी। सुबह यहीं से चलेंगे कि तुम्हें होटल से लेना है? सुदीप ने पूछा। 1 ही बज रहा है, 5:30 पर निकल लेंगे यहीं से। तुम्हें सोना है? नहीं, मुझे नहीं सोना। तो ये बताओ, तुमने 35 की उम्र में रिटायर होने का सोच रखा है? करोगे क्या रिटायर होकर? तुम मजाक उड़ाओगी। अरे बता दो यादव जी। यार, रिटायर मतलब रिटायर। कुछ करना ही क्यों है? कुछ करना ही ना पड़े इसलिए रिटायर होना है चित्रा पाठक जी। फिर भी टाइम पास कैसे करोगे? बोर नहीं हो जाओगे? नहीं, दिन भर बैठकर चिल्ल करूँगा, अपने बच्चों के साथ खेलूँगा, घर के खेत में फूल पत्तों को पानी दूंगा, मुराकामी की बची हुई किताबें पढ़ूंगा। फिर तब तक तुम्हारी किताब आ गई तो वो भी पढ़ूंगा। इतने बोरिंग तुम दिखते तो नहीं हो यादव जी। इसमें बोरिंग वाली क्या बात है पाठक जी? रिटायर होने का आइडिया ही इतना बोरिंग है। आप पागल हैं क्या पाठक जी? सोचो, 35 की उम्र में आदमी एकदम आज़ाद, नॉर्मल आदमी उस समय अपने बच्चे के एडमिशन से लेकर अपने कैरियर तक सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा। ये वही उम्र है जब माँ बाप बूढ़े हो रहे होते हैं। सबको पता है कि माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, फिर भी आदमी उनको टाइम नहीं दे पाता। इन शॉर्ट, आदमी अपने पास्ट और फ्यूचर दोनों के बीच में पिस रहा होता है। चलो मान ली तुम्हारी बात। तुम्हें इतनी अटेंशन की आदत पड़ चुकी है, इतने लोग जानते हैं तुम्हें, तुम्हारे इतने सारे फैंस हैं, उनका क्या करोगे? उससे पीछा कैसे छुड़ाओगे? लग रहा है मेरे बारे में सब कुछ गूगल कर लिया है तुमने। और क्या? लेकिन एक बात है। क्या? तुम अपने ट्विटर और फेसबुक प्रोफाइल से कितने अलग हो? हर आदमी अपने फेसबुक प्रोफाइल से बहुत अलग होता है। खैर, तुम्हारे रिटायरमेंट की बात हो रही थी। इतने पॉपुलर हो तुम, उसका क्या करोगे? तुम्हें सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं मरूं तो किसी को पता ना चले, कोई शोर ना मचे, कोई ना रोए, सोशल मीडिया पर मेरी तारीफ में लंबे लंबे पोस्ट ना लिखे जाएं, ना ही कोई मेरी फोटो शेयर करके मेरे बारे में कोई कहानी सुनाए। मरने को इतनी सारी बात कर रहे हो, मरने से पहले कोई आखिरी इच्छा हो तो वो भी बता दो। मैं ना कभी बूढ़ी होने वाली हूँ, ना ही कभी मरने वाली हूँ। चित्रा ने यह कहते हुए संदीप के कंधे पर सर रख लिया और दोबारा बोली, मुझे मरने की बात से डर लगता है। आई होप मेरे से रखने से तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सुदीप ने हाँ या ना में कुछ जवाब नहीं दिया। सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दो। अलार्म के लिए मोबाइल खोलना पड़ेगा, रिसेप्शन पर बोल देता हूँ। इन सब बातों में करीब 2:45 बज चुके थे। चित्रा की आंखों में नींद नहीं थी, सुदीप की आंखों में नींद ही नींद थी। कल जब मैं बहुत बड़ी राइटर हो जाऊंगी तो तुम्हें किताब लॉन्च करवाऊंगी। तुम्हारे सोशल मीडिया पर इतने फॉलोअर हैं कि उसके 5% भी किताब खरीद लेंगे तो मेरी किताब बेस्ट सेलर बन जाएगी। किताब प्रमोट करने में नाटक तो नहीं करोगे? चित्रा को यह एहसास ही नहीं था कि सुदीप सो चुका है। उसने अपना मोबाइल खोला, अपनी और सुदीप की एक फ़ोटो खींची, फ़ोटो को 1-2 बार देखा, फ़ोटो डिलीट की और सोने की कोशिश करने लगी। फ़ोटो खींचकर उसको 5 सेकंड बाद डिलीट कर देने के पीछे क्या वजह होती होगी, यह कहना मुश्किल है। कम से कम यह बात कहानी लिखते हुए मुझे समझ नहीं आई कि चित्रा ने क्यों ऐसा किया होगा। चित्रा अपनी ज़िंदगी में जितनी सुलझी हुई थी, उस हिसाब से तो उसे फ़ोटो ही नहीं खींचनी चाहिए थी। वह कोई कॉलेज की लड़की तो थी नहीं जिसके मन में दुनिया को लेकर कोई कड़वाहट ना हो। खैर, कुछ बातें जो मुझे समझ नहीं आई हैं, मैं उसको वैसे ही इसलिए लिखते रहा हूँ कि शायद पढ़ने वाले अपने हिसाब से कहानी बढ़ा घटा लेंगे। मुझे बस इतना पता है कि हर कहानी को ख़त्म करने के कई मौके आते हैं, लेकिन कभी किरदार को, कभी लेखक की जिद के आगे वे मौके फ्रीज नहीं हो पाते। किसी पल को फ्रीज कर लेने की नाकाम कोशिश होती रहनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या बचाना था और क्या गंवाना था, यह बात आखिर से पहले समझ ही नहीं आती। वह फ़ोटो डिलीट कर देने के बाद भी फोल्डर में थी। चित्रा ने उस फोटो को डिलीट वाले फोल्डर से दोबारा डिलीट करके उस फ्रीज मोमेंट को आज़ाद कर दिया। तो मित्रों, इस प्रकार अक्टूबर जंक्शन उपन्यास का पहला भाग समाप्त हुआ। आशा करता हूँ आपको यह कहानी अवश्य पसंद आ रही है। तो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर हमें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव सभी को शेयर कीजिए। धन्यवाद।